2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोहन यादव एक बार फिर निर्वाचित हुए और 2020 में उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के विकास में अहम भूमिका अदा की। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का सेहरा मोहन यादव के सर भी बंधा और उन्हें राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। 2024 लोकसभा चुनाव में सीएम मोहन यादव ने एक बार फिर खुद को साबित किया। राज्य की सभी लोकसभा सीटें बीजेपी की झोली में आई। मुख्यमंत्री मोहन यादव का सपना है कि मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बने। आखिर कैसे होगा ये? क्या है रोड मैप? कैसे पार होंगी चुनौतियां? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट में स्वागत कीजिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, आपका भी मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत है। हम कुछ बोलें इसके पहले मैं 2 घटना दुखद हुई है, उसमें अपने विचार जरूर व्यक्त करना चाहूंगा। यूपी हाथरस में एक बड़ी घटना घटी। कथा पंडाल में कई लोग काल के कपाल बाबा महाकाल की लीला है जी। मैं सभी दिवंगत आत्माओं की मोक्ष की कामना करता हूं। बाबा महाकाल सबका भला करे और शोकाकुल परिवार के प्रति संबल प्रदान करे। एक घटना हमारे इंदौर में भी हुई है। लगभग 4 लोगों की मृत्यु हुई है। फूड पॉइजनिंग का केस है। मैंने अपने मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी को मौके पे भेजा। एक हमारे वरिष्ठ मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री, चूंकि उनका क्षेत्र श्री कैलाश विजयवर्गीय जी भी इंदौर गए हैं। घटना की कैसे क्या हुई है इसके लिए जांच के आदेश भी मैंने जारी कर दिए हैं और उम्मीद करता हूं कि दोबारा ऐसी घटना न हो। उस संबंध में भी हम पाबंद करेंगे, लेकिन घटना हुई है तो दिवंगत परिवार के प्रति मेरी सहानुभूति भी है और शोक की इस घड़ी में बाबा महाकाल सबको संबल प्रदान करे। मोहन यादव जी, आपने सहानुभूति अपनी प्रकट की। बहुत बड़ा हादसा हुआ है ये, और इसी से जुड़ी हुई एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि 2028 में आपके यहाँ महाकुंभ होने वाला है उज्जैन में। इसी चीज को देखते हुए आपको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कई दफा यहां पर कुछ चीजें लापरवाही से हो जाती हैं, कुछ चीजें पहले की सोच की कमी के कारण हो जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन की कमी के कारण हो जाती हैं। तो अगर हम इसी से शुरुआत करें कि आपके सामने ये चुनौती है 2028 की, कि किस तरीके से आप, जिसमें करोड़ों लोगों के आने की उम्मीद है, किस तरीके से आप सोच रहे हैं, क्योंकि उसकी प्लानिंग जाहिर तौर पर आपने शुरू कर ही दी होगी, तो कैसे सोच रहे हैं? ये बात सही है कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश तो क्या देश में सबसे बड़े 4 मेले होते हैं। जहां बृहस्पति कुंभ में प्रवेश करते हैं वहां कुंभ कहलाता है। जहां बृहस्पति में सिंह राशि सिंह प्रवेश करते हैं, सिंह राशि में बृहस्पति प्रवेश करते तो वहां सिंहस्थ होता है। तो उज्जैन और नासिक ऐसे स्थान है जो सिंह राशि में बृहस्पति प्रवेश करने के कारण से इनको सिंहस्थ माना जाता है। प्रत्येक 12 साल में होने वाले इन मेलों में खास करके उज्जैन का मेला इस बार और अद्भुत रहेगा और ये एक संयोग भी है और बाबा का आशीर्वाद भी है। आज़ादी के बाद जब जब भी कुंभ मेला या हमारा अपना जिसको हम सिंहस्थ कहते हैं, हमेशा भाजपा या उसकी पूर्ववर्ती मातृ संस्थाओं का ही मेला रहता है। जनसंघ के समय से हमारी संवित सरकार 67 में थी, बाद में जनता पार्टी की सरकार में रहा, बाद में हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। और इस मेले में
जो प्रबंधन हम कर रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश के अभी वर्तमान के रिकॉर्ड में एक साल के अंदर सर्वाधिक धार्मिक संख्या आने का कोई अगर नगर है तो वो उज्जैन है, जहां पर लगभग 8 करोड़ से 10 करोड़ लोग प्रतिवर्ष आने लगे हैं। ये पहले आंकड़ा 2 करोड़ का था, लेकिन माननीय मोदी जी के बाद, बाबा महाकाल के महालोक बनने के बाद और बाकी अन्य कारण से बड़े पैमाने और मध्य प्रदेश सेंटर में है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी प्रकार के धर्मावलंबी आते हैं। तो हमने ये सारे प्रबंधन मेले के लिए चालू कर दिए हैं। मेले के साथ मेले में न केवल उज्जैन में बल्कि यहाँ से मेले में आने वाले तीर्थयात्री ओंकारेश्वर, दूसरे ज्योतिर्लिंग जो खंडवा जिले में आता है, मां नर्मदा के किनारे ममलेश्वर का मंदिर है। इसी के साथ साथ आसपास के दोनों संभाग इंदौर उज्जैन के हमने लगभग 20 स्थान चिन्हित किए जब बड़ी संख्या आएगी तो वहां के प्रबंधन के लिए भी पर्याप्त धनराशि दी है और उसके संबंध में काफी ज्यादा हमने अपनी कार्रवाई सक्रिय रूप से प्रारंभ कर दी। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के लिए उज्जैन और जितने आप जो इस प्रकार के जो भी फेस्टिवल सोच रहे हैं, जो चीजें आप प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, थोड़ी दूर पे यहाँ पे भीमबेटका है, सांची के स्तूप हैं, जितने आपके पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, मध्य प्रदेश को किसी टाइम पर बीमारू स्टेट कहा जाता था, धीरे धीरे तरक्की की राह पर आज निकल चुका है। डायमंड स्टेट्स की अगर हम बात करें तो एक चमकता हुआ हीरा धीरे धीरे तराशा जा रहा है यहाँ पर। लेकिन जब आप इन सब चीजों को देखते हैं, मध्य प्रदेश की धरोहर को देखते हैं और आपको नजर आते हैं कि यहाँ पर बहुत चीजें हैं जिनके ऊपर बहुत काम किया जा सकता है, तो आपने अपने 6 महीने 7 महीने जो आपके अभी गुजर चुके हैं यहाँ पर, उसमें किस तरीके की आपने व्यवस्था की है कि इन चीजों को आप कैसे मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के साथ जोड़ेंगे आप इनको? देखिए, ये बात सही है कि ये हमारे लिए राज्य की धरोहर है, देश की धरोहर है और कई तो दुनिया की धरोहर है। जैसे आपने भीमबेटका का उल्लेख किया, भीमबेटका दुनिया की धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज में से हमारा वो स्थान आता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारे अपने ऐसे स्थान, जिन स्थानों को दुनिया को जानना चाहिए, ये रोजगार के केंद्र भी बने, इनकी जिज्ञासा का समाधान भी करे। ऐसे सब कारणों से हमारे अलग अलग जो ऐसे ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं, धार्मिक पर्यटन भी हो सकता है। और जीएसटी का जो खास करके हमको मालूम है कि अपने यहाँ स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बात की जाती है तो ग्रीनविच से होती है, लेकिन भविष्य में ये उज्जैन से होगी। 300 साल पहले तक उज्जैन का ये बड़ा महत्व था। आज उस महत्व को पुनर्स्थापित करने के लिए इस बात पे मैं आपको एक बार रोकूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि जो मानक टाइम है जो पूरी दुनिया में माना जाता है वो ग्रीनिच टाइम है, आप उसको बदलना चाहते हैं। आप कहना चाहते हैं कि यहां से उज्जैन से आप उसको मार्कआउट करेंगे, आप यहां पर लेकर आएंगे उस स्टैंडर्ड टाइम को। कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा अगर समझाएं कि ये क्या चीज है? मैं समझाता हूं। ये मेरी इच्छा और मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं है। ये प्रकृति की रचना में पृथ्वी, हमारी गर्भगृह पृथ्वी का अगर अपन देखेंगे तो पृथ्वी अपने अक्ष से 23.26 अंश झुकी हुई है और ये झुकी हुई अंश होने के कारण से जब से पृथ्वी की यानी सौर परिवार की स्थापना हुई तब से पृथ्वी का सेंटर पॉइंट सदैव उज्जैन रहता है। आज से 300 साल पहले तक दुनिया में हमेशा शुद्ध समय की गणना के लिए कोई केंद्र जाना जाता था तो वो उज्जैन जाना जाता था। और आज भी हम अपने जीपीएस, अब तो एक नया यंत्र आ गया जिसके माध्यम से फिजिक्स वाले पृथ्वी कितने अंश पे झुकी वो देख सकते हैं। उस पॉइंट को अगर देखेंगे तो वहां आज भी 21 जून और 22 दिसंबर साल में 2 बार जो सूर्य अपनी कक्षा बदलते हैं, उत्तरायण से दक्षिणायन में जाना, दक्षिणायन से उत्तरायण में जाना। तो मध्याह्न के सूर्य दोपहर 12 बजे एक कीला लगाते हैं जिसको पुराने प्राचीन यंत्र में शंकु यंत्र कहते हैं, उससे वो अपनी कक्षा बदलते दिखाई देते हैं। तो ये जो महाकाल की नगरी, ये काल की नगरी अर्थात समय की नगरी। तो जो सर्वाधिक शुद्ध समय जब पृथ्वी के बिल्कुल सिर के ऊपर सूर्य देवता आते हैं तो उसकी छाया समाप्त होती है। वो छाया जहां से समाप्त होती है, इसको अपन बाकी प्रकृति की भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जो सूर्यास्त और सूर्योदय का समय जो होता है, आमतौर पर जो सेंटर पॉइंट होगा वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता है। आमतौर पर गर्मियों के दिनों में ये 7 बजे चला जाएगा, सर्दियों के दिनों में 5 बजे के आसपास रहेगा, एवरेज 6 बजे के आसपास रहेगा। ये अपना देसी बगैर यंत्र से जाना जाने वाला विषय है। अब आप ग्रीनविच में जाकर जाओ, मैं गया हूं, टूरिज्म चेयरमैन था,
तो ग्रीनविच में गर्मियों के दिनों में रात को 10 बजे तक सूर्य दिखाई देता है लंदन में। तो ये वही बात हो गई जो प्रकृति के एकदम विरुद्ध हो जा रही है। वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वो दौर था जब वो ले गए, जब हम पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस 50 साल वहां से समय तय होता रहा। जब फ्रांसीसी कमजोर हुए, अंग्रेज हावी हुए, तो वो लंदन ले गए। लेकिन ये इसमें जो विद्वान लोग हैं, जो फिजिक्स के जानकार है, गणित के जानकार है, जो सौर गणना की विधा में समझते हैं, हमारे संस्कृत के विद्वान है, उस बात को मानते हैं। बल्कि ये नहीं, ऐसे जुड़े हुए हमारे भले ही पाकिस्तान से हमारे संबंध कैसे भी हों, कई मामलों में से मैं असहमत होगा, लेकिन पाकिस्तान के विद्वान भी इस बात पर सहमत है कि ग्रीनविच का समय गलत है। भारत से समय गणना करे वो सही है, और उज्जैन की गणना हो वो और ज्यादा सही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। मोहन यादव जी, आपका साइंस का बैकग्राउंड भी रहा है, आपका विज्ञान में काफी रुचि रही है। आपकी कभी कभी हैरानी होती है देख के कि आपका विज्ञान में भी पूरी रुचि रहती है, आपकी धार्मिक चीजों में भी पूरी रुचि रहती है। अगर हम राजनीति की बात कर लें उसमें तो पता ही है कि आपकी कितनी रुचि है। और 2014 में आपके पास 27 सीटें थी लोकसभा में, 2019 में बढ़कर वो 28 हो गई। चुनौती आपके सामने और बड़ी खड़ी हो गई। आपकी अग्नि परीक्षा भी शुरू हो गई पिछले साल जैसे ही आप मुख्यमंत्री बने, कि आपके सामने पहली चुनौती यही थी कि लोकसभा में इस बार क्या होगा। और जब आप 28 के आंकड़े पर पहुंच गए हो और 29 सीटें हो और छिंदवाड़ा आपके सामने हो, बड़े बड़े गढ़ हो सामने, कमलनाथ हो, तो चुनौती आपके सामने बड़ी थी, अग्नि परीक्षा आपके सामने बड़ी थी। तो वो 28 से 29 लेकर जाना कोई आसान काम तो नहीं रहा होगा। तो कौन सी चाणक्य नीति, कौन सी रणनीति उसके पीछे चलती रही जिसने ये वाले नंबर लाकर बीजेपी को मध्य प्रदेश में दिए जो बाकी देश में नहीं हासिल हो पाए? देखिए, ये दो चीजों को इस तरह से देखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का पूरा अपना स्वभाव, ये हमारी राष्ट्रीय विचारधारा से जन्म काल से ही, जनसंघ के जमाने से रहा है। पूरे देश में भाजपा को कभी कोई सीट नहीं मिली, सबसे पहली विजय मिली तो मध्य प्रदेश से मिली, जनसंघ के जमाने से। नगर पालिका भी पूरे देश में कहीं से जीते, मध्य प्रदेश से जीते। हमारे बड़े नेताओं की बात करें, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश की देन थे, कुशाभाऊ ठाकरे मध्य प्रदेश की देन थे। लेकिन इसके अलावा भी ये जो लंबी सरकार हमारी चली है, उस सरकारों के आधार पे भी हमने जो जनहितैषी निर्णय लिए, तो हमारी जड़ें और गहरी होती चली गई। संगठन का नेटवर्क भी हमारा उतना ही बहुत कुशलता से नीचे तक फैला हुआ है। ये बात सही है कि हमारे सामने जो हमारा जीत का रिकॉर्ड रहा है, सबसे ज्यादा सीटें पहली बार भाजपा मध्य प्रदेश में जीती लोकसभा की, तो हमारी 2003 की मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती जी के समय जीती। उस समय की सीट 25 सीट जीतना ये बहुत बड़ा चमत्कार था। फिर काल के प्रवाह में हम कम ज्यादा होते रहिए, लेकिन ये बात सही कि जैसे ही हम 14 में आए तो माननीय मोदी जी का जो प्राकट्य हुआ और मोदी जी का जो काम करने का तरीका, गुजरात की उनकी सफलतम 3 कार्यकाल देश ने देखे थे, और कांग्रेस की कुव्यवस्थाओं के आधार पर देश में निराशा थी, और मध्य प्रदेश 27 सीट पार करके गया। 28 सीट हम कांग्रेस के शासनकाल में लाई। मैं इसलिए पूरी बात विस्तार से कह रहा हूं। 2019 में कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके मुख्यमंत्री काल होने के बावजूद भी हमने मोदी जी के नेतृत्व में देश क्या चाहता 28 सीटें जीत करके ये अपना रिकॉर्ड बनाया था। और स्वाभाविक रूप से जब मैं मुख्यमंत्री बना तो हमने अपनी उस विरासत को संभालते हुए, लेकिन मोदी जी के काम करने की स्टाइल, मोदी जी के प्रति जो जनता का लगाव था, फिर हमारी सरकार ने भी कई निर्णय किए, तो द्रुत गति से संगठन का नेटवर्क भी देखा। और हमने छिंदवाड़ा को कहा था कि छिंदवाड़ा कांग्रेस का, लोग कहते गढ़ है, हमने कहा गढ़ नहीं गड़बड़ है, इस गड़बड़ को ठिकाने लगाएंगे, जनता के सामने लाएंगे। और अब आपने देखा ही है कि जनता का निर्णय सबके सामने हुआ। 1 लाख वोट से ऊपर से जीते अगर छिंदवाड़ा, तो वो अपने आप में प्रमाण इस बात का। और मैं आपको मान के चलता हूं, अभी वहां उपचुनाव चल रहा अमरवाड़ा, ऐसे पूरे क्षेत्र के अंदर 8 की 8 विधानसभा हमने अपने इस संगठन के, सरकार के भरोसे से कुशलता के साथ जीत करके एक तरह से मोदी जी की इस तीसरे बार की सरकार में जितना बन पड़ा उतना प्रयास किया, उनकी अपनी सरकार के साथ खड़े होने का। और हमको इस बात का गर्व है कि देश का दिल मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश का दिल माननीय मोदी जी के लिए धड़कता है।
देश का दिल मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बिल्कुल ऊपर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो 33 सीटें आई, उसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? क्योंकि उसके ऊपर बीजेपी ने खुद भी अपनी पूरी एक स्टडी बैठाई, पूरा रिसर्च बड़ी किया। विनम्रता से इतना ही कहना चाहूंगा कि उस पर विस्तार से कई बार बात आ गई और ये हमारी पार्टी संगठन उसका समीक्षा भी करता है और ये बात सही है कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप यूपी देख रहे हैं, यूपी तो हमने रखा ही है। यूपी का नेचर उल्टे हुए में देखो, माननीय मोदी जी का और योगी जी का चमत्कार देखिए। विगत 40 साल में कभी डबल यूपी में सरकार नहीं बनी, लेकिन यूपी में 2 बार सरकार बनी। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि यूपी से हमारी इतनी सीटें तीसरी बार आ जाए। यूपी जैसा इतना बड़ा राज्य जहां देश की 1/4 आबादी निवास करती है और इतनी बड़ी सीटें जीते। अदरवाइज यूपी में एक बार एक सरकार बनती, दूसरी बार दूसरी बनती, तीसरी बार, लगभग 50 साल से चल रहा था। तो जो यूपी में हुआ है वो भी कम नहीं, इतना बड़ा काम हुआ है। और इतने बड़े लोकतंत्र में यूपी को हमने उस स्थिति में लाया जहां हमारे साथ अभी तक समर्थन है। लेकिन आप देखिए उधर साउथ के राज्यों में, उड़ीसा, बाकी और राज्यों में, तो ये जो लोकतंत्र का ये आनंद है कि कांग्रेस सारे प्रयत्न करने के बाद भी आज वो अपनी पीठ भली थपथपा ले, लेकिन कांग्रेस भूले नहीं। कांग्रेस के शासनकाल को छीन करके भाजपा ने अपनी सरकार बनाई थी और कांग्रेस के सारे अलायंस मिलकर भी अपने उस आंकड़े पे नहीं आए जो अकेले कांग्रेस ने 2014 के पहले 2008-9 में हासिल किया था। कांग्रेस ने सरकार अलायंस से बनाई थी, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी मेजॉरिटी कांग्रेस की थी। लेकिन कांग्रेस खुद 14 में 115 पे रह गई थी। कांग्रेस अपने सारी ताकत लगाने के बाद सबके साथ लाने की, भाजपा सबको जोड़ के आगे निकली। जबकि उसका उल्टा हमने भी तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 24 दलों को मिला के तीसरी बार सरकार बनाई थी। तो कांग्रेस खुश हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस अब जो जिस रास्ते को पकड़ रही है, ये कांग्रेस का पतन का रास्ता है। कांग्रेस की और बुरी स्थिति बनेगी। कभी कभी भगवान अच्छा करे, हम तो सबके लिए अच्छी बात मानते हैं, लेकिन ये चाहते कि पक्ष भी होना चाहिए तो विपक्ष भी होना चाहिए। लेकिन ये विपक्ष ने अगर ये तय कर लिया कि वो इस तरह से अपना मजाक बनाएंगे तो कोई किसको कैसे रोक सकता है। आपने बात की कांग्रेस के नंबर्स की, आपने कांग्रेस के वोट परसेंटेज की भी अगर हम बात करें तो कई स्टेट्स में वोट परसेंटेज गिरी। लगभग 6 स्टेट्स में वोट परसेंटेज कांग्रेस की नीचे गई। 4 स्टेट्स में 64 में से सिर्फ 4 सीटें वो ले पाए। लेकिन जो भी हो, उसका नतीजा ये जरूर हुआ कि आज अगर हम लोकसभा की बात करें तो वहां पर कांग्रेस आगे खड़ी है और कांग्रेस उसमें अपनी पूरी आवाज बुलंद करके बोलना भी शुरू हो गई है। और उसी को अगर हम पिछले 1-2 दिन में देखें, राहुल गांधी ने वहां पर हिंदुओं को यह कहा कि हिंसक हिंदू, जिसके ऊपर मोदी जी ने कहा कि ये एक बहुत ही गंभीर स्टेटमेंट इन्होंने दी है। जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने हिंदुओं को नहीं बोला, मैं मोदी जी को बोल रहा हूं, मैं आरएसएस को बोल रहा हूं, मैं बीजेपी को बोल रहा हूं कि ये हिंसक हिंदू हैं। और इस तरीके की जब बात आपने सुनी तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके बारे में? राहुल गांधी जी कितनी बार झूठ बोलेंगे? झूठ की कोई गिनती भी होगी कि नहीं होगी? दुनिया देख रही थी कि उन्होंने आम खुलेआम सबके सामने बोला हिंदू हिंसक। अब वो बीजेपी पे लाएंगे तो जनता मूर्ख है क्या? जनता सब समझती है। आप अपनी, जिसको हल्की भाषा में बोला जाए कि छक्के पंजे से आप लंबे समय तक लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। उनके अंदर की डर तो हमने सबने देखा ही है। चुनाव के पहले भी देखा, चुनाव के बाद भी देखा। वो बड़े बहादुर है ना, तो लड़ा के देख लेता अमेठी से। क्यों नहीं लड़ाया हमने अपनी बहन को? लड़ा के देखे ना। हौसला बनाना हो तो वापस केरल क्यों भेज रहे हैं? कहना अलग है, दिखाना अलग है, करना अलग है। वो केवल स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और अपनी उत्तेजना उनपे हावी करके एक गरिमापूर्ण पद है नेता प्रतिपक्ष का। लेकिन अभी मैं तो उनके प्रति अपनी क्या बात करूंगा, लेकिन हम इतने बड़े हिंदू समाज को अपमान करने का अधिकार किसी भी हालत में कांग्रेस के किसी नेता को नहीं दे सकते। और देश जानता है और इसकी कीमत कांग्रेस को चुकाना पड़ेगी। आपने अमेठी की बात की। दूसरी तरफ से चुनौती, क्योंकि चुनौतियां दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, दूसरी तरफ से चुनौती की मोदी जी को अयोध्या से लड़वा देते। क्या मोदी जी को अयोध्या से लड़वा देते? आप भूले नहीं, मोदी जी वो व्यक्तित्व थे
जिनने अपने आप को प्रधानमंत्री करके सामने रखा, और प्रधानमंत्री करने के बाद में भी यूपी जैसे स्थान पर जहां समाजवादी की सरकार थी और प्रचंड बहुमत की सरकार थी, और ऐसे स्थान पर जो प्रधानमंत्री के स्वयं कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, मोदी जी ने न केवल अपना कैंडिडेट का चुनाव निकाला बल्कि देश के सामने प्रधानमंत्री बनकर के लगभग 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ा कि एक दल की सरकार कैसे बन सकती है। ये कितना बड़ा रिकॉर्ड, छोटा मोटा रिकॉर्ड है ये सारे प्रयत्न कर ले। पहली बार भांजे बुआ अलग अलग लड़के देख लिए, फिर बुआ भतीजा 7 लड़के देख लिए, बाकी सारे 24 दल 20 दल मिलके देख लिए, लेकिन मोदी जी ने ना बनारस छोड़ा ना दिल्ली की सरकार छोड़ी। यह मोदी जी का विराट व्यक्तित्व। क्या कोई बराबरी करेगा मोदी जी की? राजनीति के ये उदाहरण अभी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। जो यूपी जैसे स्थान से पूरे दुनिया में 60 साल तक सरकार बनाने वाले लोग थे, वो अपनी एक सीट नहीं बचा पा रहे। अपने घर के उस सारे खानदान को मिलाकर के भी अभी लड़ने का स्थान नहीं तय कर पा रहा है। मम्मी बेटे के लिए सीट छोड़ रही है और बेटा बहन के लिए सीट छोड़ रहा है। ये सब उनके अंदर की ताकत बता रहा है कि वो किस दुनिया में खड़े, किस पानी में है, कितनी जमीन उनको मिली हुई। राहुल गांधी कई चीजों को इस वक्त वहां पर लोकसभा में पॉइंट आउट कर रहे हैं कि स्पीकर जब मोदी जी को मिलते हैं तो झुककर मिलते हैं, जब किसी और को मिलते हैं तो सीधे खड़े होकर मिलते हैं, जब ऑपोजिशन से किसी को मिलते हैं। कई सारी चीजें वहां पर पॉइंट आउट की जा रही हैं। लेकिन जैसे आज हम बात कर रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर डायमंड स्टेट्स की, आपके लिए क्या असर पड़ेगा इस चीज का कि मध्य प्रदेश में जब आप मुख्यमंत्री बने 29 सीटें आपके पास हैं, आपको पता है कि मध्य प्रदेश के लिए हमने क्या करना है, आप उम्मीद कर रहे होंगे पूरी तरीके से कि हमारी डबल इंजन की सरकार चलेगी। यहां पर आपके पास 29 सीटें हैं, मुख्यमंत्री आप हैं, और वहां पर बहसबाजी पे बहसबाजी लोकसभा में आज। देखिए, इस चीज का मैं इसको इस रूप में मानता, जैसे आपने एक शब्द अच्छा बोला, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। लोकसभा विधानसभा लोकतंत्र में बहस के केंद्र है। उस बहस के स्तर को बनाए रखे, विचारों के प्रवाह को, जैसे कल मोदी जी ने कितना अच्छा उदाहरण पेश किया। इतना हल्का बोलने के बावजूद भी उतनी विनम्रता से मोदी जी ने बोला और बैठ गए। उनने उनके वो चाहते वो दल के लोग खड़े हो जाते तो राहुल गांधी जी बोल पाते क्या? राहुल नहीं बोल पाते, लेकिन उनको बोलने का मौका दिया। क्योंकि ये हमने आज, बल्कि आज ये कल जो नया कानून लागू हुआ आईपीसी, आप उसको पढ़ के देखिए। हमारे यहाँ राजद्रोह की भाषा के आधार पर बनने वाला प्रकरण, जिसको राजद्रोह देशद्रोह में अंतर कल भारतीय न्याय संहिता में बताया गया कि विचारों की अभिव्यक्ति के आधार पर देशद्रोह का कानून नहीं लगा सकते। ये कांग्रेस ने लगाया है वर्षों तक, आजादी के बाद से लगाकर अभी तक। हमने तो उस परंपरा का पालन किया कि विचार में उनके जो विचार आने दो। विचारों से इस दुनिया में लोकतंत्र कभी खत्म नहीं होते। नहीं, बिल्कुल ठीक। मेरा पूछने का लेकिन मतलब ये व्यवहार पे बात क्या करोगे जी? जो आप व्यवहार कर रहे हो उस व्यवहार की क्षमा मांगना पड़ेगी जी। आपको। यहाँ के संस्कार नहीं है। आप ये जो आचरण कर रहे हो, झुक के क्यों मिलते, ऐसा क्यों होता, वो क्या होता, अरे भाई ये तुम बोलने के बजाय तुम्हारे अंदर जो ध्यान में आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, ये सब जनता देख रही है। और इसीलिए इस तरह की व्यवहार के कारण से ही सारे प्रयत्न करने का, जो कह रहे थे कि लिख लो 4 तारीख के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, कहां गई भाषा? वो ईवीएम पे प्रश्न उठा रहे थे, ईवीएम और डीवीएम मिलकर के चुनाव का रिजल्ट बदल देंगे। केवल अपने स्वार्थ के लिए बहुत बोल रहे थे। अब उन सारी बातों का जवाब दे। प्रश्न तो अभी भी उठा रहे हैं वो ईवीएम पर कि ईवीएम के जरिए जीते, लेकिन ईवीएम को ही हम बदल देंगे और ईवीएम बंद कर देंगे। ये जिस ढंग की स्थिति बन रही है, आने वाले समय में और बुरी स्थिति में जाएंगे। क्या मतलब? इसका अर्थ ये है कि जिस चुनाव के भरोसे से वो अपना अंक बताकर जीतने वाली बात करने के बजाय पलायन की बात कर रहा है, ये कायरता की बात नहीं तो क्या हो गया? जिस रिजल्ट से दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ता है, जिस निर्वाचन आयोग दुनिया में हमारी चुनाव पद्धति को देखने सीखने आ रहा है, वो उसको लज्जित करेंगे। कौन बर्दाश्त करेगा इसको? कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं। सीए के ऊपर आपने एक्शन शुरू कर दिया। जो डबल इंजन की मैंने बात की कि आपकी आगे भी कई चीजें हैं जिसके ऊपर नजरें टिकी हुई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, 1 नेशन 1 इलेक्शन के ऊपर। जैसा आप इस वक्त लोकसभा में माहौल देख रहे हैं और बाकी की सारी बीजेपी की स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश भी जिसमें शामिल होता है,
क्या आपको लगता है कि किसी तरीके से आपका जो विजन है मध्य प्रदेश का, उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रश्न चिन्ह आपको नजर आ रहा है मौजूदा स्थिति को देखकर, या आपको लग रहा है कि नहीं, जो आप चाह रहे हैं वो होएगा मध्य मैं प्रदेश जो के लिए? चाह रहा हूं नहीं, मध्य प्रदेश की जनता जो चाहेगी होगी। सरकार जनता की मनोदशा को समझ के चले तो सरकार, अन्यथा तानाशाही है। हमको तानाशाही थोड़ी लाना है। सरकार जनता के हितों की रक्षा करते करते जनता की मनोदशा को विकास के परक एजेंडे के साथ खड़ी करके चले, यही भाजपा का सार है। भाजपा का कोई अगर एक शब्द में भाजपा के लक्ष्य को कोई पूछे तो मैं जरूर बताना चाहूंगा, वो एकमात्र लक्ष्य है भारत माता की जय। जहां जहां हमारी अपनी इन व्यवस्थाओं से भारत के पुरुषार्थ को, भारत के पराक्रम को, भारत की अच्छाइयों को, भारत के विकास पर एजेंडे को दुनिया के सामने ले जा करके, ये उदात्त भाव से ले जाने का जो भाव है, इसी को तो राष्ट्रवादी भाव कहते हैं। और इस राष्ट्रवादी भाव के लिए ही भाजपा काम कर रही है। भाजपा किसी के हराने जिताने के लिए काम नहीं कर रही। और जो भारत माता के इन कदमों पर विरोध करता है, उससे हमारा अनबन होती। आप बताइए, जो फिलिस्तीन की जय कर रहा है और आप उनको साथ बिठा रहे हो, जय फिलिस्तीन, इस भारत की लोकसभा में क्या बोलकर क्या संदेश देना चाहते हो? हम फिलिस्तीन को मान्यता पे भारत में मान्यता दी है, लेकिन भारत माता की जय के साथ तो खड़ा नहीं कर सकते ना। धर्मों के आधार पर इस ढंग की बात तो नहीं कर सकते कि जब हिंदू हिंसक है। अरे दुनिया का एकमात्र धर्म ऐसा है जो सहिष्णुता की मिसाल बनाता है। इजराइल से लगा करके फारसी तक, जो पूर्ववर्ती ईरान का धर्म है, यहूदियों को अगर इस दुनिया में शरण मिली तो भारत में मिली, इजराइल को शरण मिली तो भारत में मिली। भारत एकमात्र ऐसी जगह है जो सबको लेके चलना चाहता है, सबके लिए जोड़ता है। आप उनको गाली दे रहे हो, कौन बर्दाश्त करेगा इसको? पिछले महीने जून में आपके पास, आपकी पुलिस के पास खुफिया जानकारी आई कि मध्य प्रदेश के एक हिस्से में फ्रिज में गौमांस रखा जा रहा है। लगभग कोई 11 परिवार थे जिन्होंने गौमांस की रिपोर्ट्स आई, खुफिया जानकारी थी। उसके बाद उसके ऊपर जांच की गई और पाया गया कि वहां पर मांस था। उसके बाद वहां पर बुलडोजर चले। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का उसके ऊपर प्रतिक्रिया आई, पूरे तिलमिलाए वो, जिसके ऊपर आपने फिर कहा कि ये मध्य प्रदेश है, ये हैदराबाद नहीं है। इस सारी चीज को आप कैसे देखते हैं, जहां पर यह कहा जा रहा है कि क्या इस तरीके की बुलडोजर न्याय की प्रक्रिया को किया जाना चाहिए? क्या सोचकर आपने ये किया? नहीं, आप क्या सोचते हैं इसका थोड़ा अर्ध सत्य आया सामने। पूर्ण सत्य यह है कि ये बात सत्य है कि हम सबकी आस्था है गौमाता में। बहुसंख्यक समुदाय मानता कि 33 करोड़ देवी देवता का वास गौमाता में है, और वो हमारी श्रद्धा का, आस्था का और हमारे अपनी इस कल्चर से जुड़ा हुआ एक बहुत गहरा पक्ष है, जिसमें समान रूप से सबकी आस्था है। तो ऐसे में अगर कोई इन व्यवस्थाओं को जुड़ करके कानून व्यवस्था पे प्रश्न खड़ा करेगा तो सरकार हाथ पे हाथ धर के देखेगी तो नहीं। सरकार ऐसे तत्वों से निपटने में सक्षम है, इसलिए सरकार ने जो कठोर कार्रवाई शक्ति की है, सरकार ने बंदी बनाया है। अभी हमने कल कैबिनेट में कहा कि जहां गोवंश का परिवहन होगा उन वाहनों को राजसात करेंगे। अब इसमें कोई कहेगा कि आप तो किसी की गाड़ी राजसात करवा रहे हो, तो राजसात काय के लिए हो रही है तो देखो आप। और कोई अपराधी और अवैध निर्माण करके बैठा है तो अवैध निर्माण पे जो विभाग की कार्रवाई होगी होगी, उसमें क्या हो गया। हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है कि कोई बड़ा आदमी हो गया, छोटा आदमी हो गया और अब अवैध काम करेगा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सरकार माननीय मोदी जी को आदर्श मान के चलने वाली सरकार है, इसलिए डर करके जीने से अच्छा है जिल्लत की जिंदगी से एक पल की आजादी के लिए जीना ज्यादा अच्छा है। इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं, ये डरने का सवाल नहीं हो सकता। यादव जी, आपका बैकग्राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। आरएसएस से आप जुड़े रहे हैं, एबीवीपी के साथ आप जुड़े रहे, डॉक्टर बनना आप चाहते थे, बीएससी आपने की, लॉ आपने किया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपने किया, पॉलिटिक्स में बाखूबी आप काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, और ऐसा नहीं है कि आपका कोई बचपन बड़े आराम से निकल गया, सारी चीजें आपको मिली हुई थी। वहां कई कठिनाइयां थी आपकी जो आपने जिनका सामना किया। थोड़ा सा अगर आप अपने बचपन के बारे में बताएं, और जैसा आज आप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, आज हम नौकरियों की बात करते हैं, नीट परीक्षाओं की बात करते हैं,
आप एक उसका उदाहरण है कि कैसे उन सब चुनौतियों के बावजूद आज आप मुख्यमंत्री हैं। कौन सी ऐसी खूबी आप अपने अंदर देखते हैं जिसने आपको इस मुकाम पर पहुंचाया? अगर आप ये युवाओं को जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, अगर कुछ उनको कहना चाहें आप। देखिए, मैं पुरानी बात को तो अब नहीं दोहराता हूं। मैं लगभग 7 माह से मुख्यमंत्री हूं, 4 दिन बाद 8वां माह लग जाएगा। वो बातें तो पहले की आई गई सारी। और ये बात भी सही है कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूं, बहुत विलक्षण व्यक्तित्व है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सामान्य जीवन जीते हुए बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूं। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम में से ऐसे कई सारे लोगों को ये क्षमता है, उनको जिस दिन मौका मिलेगा वो ये सब काम करने लगेंगे। तो ये काल के प्रवाह में गंगा का प्रवाह बना रहता है, इसलिए गंगा पुजाती रहती है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारे जैसे कई आएंगे कई जाएंगे, लेकिन मूल भाव हमारा जो जिस जगह पे बैठे उसके प्रति पूरे समर्पित भाव से सबके हित के लिए, जिसको कहा जाए सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, ये 4 वाक्य में पूरी दुनिया। आपने फिर भी वो बात नहीं बताई। मैं पूछना चाह रहा था, योगा डे पर आपने बड़ा कठिन योगा किया। आपने आप में कई सारी खूबियां हैं। मेरा प्रश्न फिर भी वही है कि हर कोई नहीं कर पाता जो आपने किया। तो आप अपने अंदर वो कौन सी कला या वो कौन सी ऐसी भावना देखते हैं जिससे आपको लगा कि हाँ वाकई ये चीज अगर और भी कोई करे तो वो भी बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं? मैंने आपसे विनम्रता के साथ कहा कि जैसा मैं हूं ऐसे बहुत लोग हैं। बस फर्क इतना है कि मेरे को आप इस चेयर पे बैठा देख रहे हो, मेरे पे लाइट पड़ रही है, मैं डायरेक्ट प्रसारण दिख रहा हूं, तो थोड़ा सा आपके भाव से वो अलग हटके है। लेकिन मैं इसको बहुत सामान्य बात मानता हूं, बहुत छोटी बात मानता हूं। मेहनत जरूरी, साथ में भाग्य का इंतजार। इतना ही पर्याप्त है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मध्य प्रदेश की आखिरी 2-4 सवाल मैं आपसे फटाफट पूछ लूंगा क्योंकि समय भी हमारा खत्म होता जा रहा है कि मध्य प्रदेश के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है ये, जनसंख्या बहुत है, हरियाली बहुत है, जो ग्रीन कवर है वो इंडिया का सबसे ज्यादा अगर कहीं पर है तो वो मध्य प्रदेश में है। उसके बावजूद मध्य प्रदेश उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया जिस तरीके से वो बढ़ सकता था। पिछले कई सालों से स्पीड आती जा रही है, रफ्तार पकड़ रहा है मध्य प्रदेश। लेकिन अगर हम बात करें कि इसको कैसे तराशोगे आप एक हीरे की तरह, अगर एक डायमंड स्टेट आप इसको कैसे बनाएंगे, तो आप क्या विजन लेकर चल रहे हैं कि आप क्या करेंगे अगले 4.5 सालों में? आपके सामने बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश की अभी की भी स्थिति है। ग्रोथ रेट इसकी अगर आप देखो तो 25% से ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है। इंडस्ट्रियल की ग्रोथ रेट देखो तो 24% के आसपास है। पर कैपिटा आमदनी देखो तो जहां हम 7,000 से शुरू करके आप 1,25,000 तक ले गए। इसी प्रकार से सभी क्षेत्रों में समान रूप से, एविएशन के मामले में अभी लेटेस्ट रूप से आप देखो, कोई राज्य ऐसा नहीं मध्य प्रदेश को छोड़ करके जिसकी अपनी एयर टैक्सी कनेक्टिविटी हो, जिसकी अपनी एयर एम्बुलेंस हो, जिसकी अपनी हेली सर्विसेज अपने अंदर की इंटरस्टेट अपने धार्मिक स्थलों से लगाकर बाकी क्षेत्रों में हम लेके जा रहे हैं। इसी प्रकार से साइंस सिटी का, या मैंने आपको बताया कि हमारी अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उनके मामले को लेकर के। लेकिन ये बात सत्य है कि जहां हम आए हैं वहां से आगे जाने के टारगेट रखे। तो हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया है कि लगभग हम 3.5 लाख करोड़ के बजट से स्टार्ट हुए हैं, तो 5 साल बाद में चरणबद्ध रूप से 7 लाख करोड़ से ऊपर जाने वाले हैं। हमारी अपनी देश की जो कुल ग्रोथ है उस ग्रोथ में हमारा परसेंटेज डबल स्तर में जाने वाला है। तो ये बड़े टारगेट हमने लिए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम चरणबद्ध रूप से समान दृष्टि से आगे बढ़ते हुए इस टारगेट को हासिल करेंगे। मध्य प्रदेश के बारे में आपने बात की कि जो आपका विजन है कैसे आप इसको पूरा करेंगे। आप अपने खुद के, जैसे आप अभी भी आप स्माइल कर रहे हैं, मेरा आखिरी सवाल इसी को लेकर होगा कि ऐसा लगता है कई दफा आपको देखकर कि आप बड़े हंसमुख हैं और आपके हमेशा चेहरे पर स्माइल रहती है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कठोर एडमिनिस्ट्रेटर भी है जिसने स्टेट को चलाना है। आपने यहाँ की ब्यूरोक्रेसी के साथ भी डील करना है, आपने यहाँ की पुलिस के साथ भी काम करना है। आपने ये एक बार पुलिस को हड़काया भी था कि जनता के और मेरे बीच में बैरियर किसी तरीके के नहीं खड़े करने। तो ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को जब आप देखते हैं, क्योंकि जनता का उनके साथ बहुत ज्यादा सरोकार होता है, तो उसको किस तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं कि उसमें भी कुछ बदलाव आए? जरूर वो पूरा काम करते हैं, लेकिन फिर भी कौन सी ऐसी चीजें आप कर रहे हैं कि उसमें कुछ तब्दीली हमारे को नजर आए? देखिए, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि ये एक मर्यादा है, एक लक्ष्मण रेखा है। आम समाज के प्रति हमारी उदारता चाहिएगी, उनके लिए सारी छूट है, वो हमारे से जैसा व्यवहार करे, जनता है उनको पूरा अधिकार है। लेकिन जितनी बड़ी पद पे हम बैठते जाएंगे उतनी ही हमारी अपने कार्य के प्रति निष्ठा
कठोरता और उस व्यवस्था के प्रति हमारा समर्पण की आवश्यकता है। मैं इस मामले में जरा भी पसंद नहीं करता हूं कि यहां ढिलाई होना चाहिए। आप जितने बड़े पद पे बैठे हो उतनी आपको सावधानी रखने की जरूरत है, उतनी अपने आप को उस तरह से ढालने की जरूरत है। जैसे बड़ा अच्छा उदाहरण है, ये कल्पना चावला वायुमंडल में प्रवेश करती है, अपने उस उड़ान से जब नीचे आते हैं तो उसके ब्लास्ट होने का कारण आपको मालूम है? ब्लास्ट होने का कारण इतना ही था कि हवा का दबाव को झेलने के लायक बना गया उनका अपना वो यान। उस यान में 1,00,000वें हिस्से से भी छोटा सा छेद था, वो महंगा पड़ गया। तो हम उस बात का सबक लेके चलते हैं कि जो जितना बड़ा रहेगा उससे उतनी गलती कम होगी, तो लंबा चलना पड़ेगा। अगर हमने इसमें गलती की कोई बर्दाश्त नहीं होगी, और मैं इस सरल फार्मूले पे चलना चाहता हूं। समय बड़ा बलवान, मैं तो बहुत कुछ लिख कर लाया था कि आपसे कई सारे प्रश्न पूछेंगे, लेकिन समय के अभाव के कारण न्यूज 18 इंडिया पर मोहन यादव जी फिर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन यादव जी, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, अपना कीमती वक्त न्यूज 18 इंडिया के सबसे बड़े मंच को देने के लिए। ज्योति जी, आपका भी शुक्रिया। आपके सवालों के जरिए आखिरकार मध्य प्रदेश की रूपरेखा पूरी तरह से सामने आ गई। लेकिन मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगी मंच पर कुछ और वक्त यहां पर बिताएं, क्योंकि मोहन यादव जी, हम आपको धन्यवाद यहां पर दे रहे हैं। आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां एक बार फिर से।